सो थर्ड सेक्शन मेथोडोलॉजी का है। मेथोडोलॉजी में आप लिखते हो कि आपने अपने प्रोजेक्ट में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी लगाई है। तो सबसे पहले तो आप लिख रहे होते कि डेटा सेट कौन सा लिया, उसमें कौन सा फीचर एक्सट्रैक्शन किया, कौन से मॉडल्स लगाए, क्या आउटपुट आया, आउटपुट के आगे भी किस तरह के ग्राफ्स बनाए हैं। तो ये एक डायग्राम जरूर आपको देना होता है मेथोडोलॉजी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपने कोई एल्गोरिदम वहां पे खुद से डिजाइन करके दिया है, या जो भी एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हैं उसका एल्गोरिदम, देखिए यहाँ पे फॉन्ट जो है चेंज हो गया, एल्गोरिदम 1, और पूरा एल्गो का जो एक अलग स्टाइल होता है लिखने का, इनपुट आउटपुट, उस फॉर्मेट में आप उस एल्गो को लिखते हो। जो इक्वेशन है उसकी मैथमेटिकल, वो आप पढ़ सकते हो दूसरे रिसर्च पेपर्स या ट्यूटोरियल से, और उसको थोड़ा बहुत चेंज करके, या अगर सेम भी लिख सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट जो भी आप एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो उसके बारे में लिखना पड़ेगा, एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से कि किस तरह से आपके प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो है, ठीक है। तो एक एल्गोरिदम डायग्राम आप समझ गए, और फिर इस डायग्राम को आप एक्सप्लेन भी करोगे। टेक्स्ट में जो ये सब पैराग्राफ्स लिखे हैं वो उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसी एल्गोरिदम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी एल्गोरिदम और डायग्राम के बारे में आप पूरा जो है पैराग्राफ्स के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन भी कर रहे होते हो। तो ये तो पूरा मेथोडोलॉजी सेक्शन हो जाता है। अगर आपने कोई डेटा सेट यूज किया है तो उसके बारे में भी लिखते हो कि आपने वो डेटा सेट, जैसे देखिए यहाँ पे मेथोडोलॉजी में लिखा है, द रिसर्च यूटिलाइज अ डेटा सेट दैट कैन बी एक्सेस्ड पब्लिकली थ्रू कैगल, यानी कि कैगल से ये डेटा सेट लिया गया था जिसमें 10,000 रोज थे, 50 कॉलम्स थे। तो ये पूरा आप अपने डेटा सेट के बारे में भी इसी मेथोडोलॉजी में ही लिख देते हो, डेटा सेट कौन सा यूज किया और उसमें कितना साइज है, कैसे फीचर्स कॉलम्स हैं, आप चाहो तो वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखते हो, एल्गोरिदम लिखते हो, डायग्राम्स बनाते हो, इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को। इसके बाद जो भी आपने कोड किया उससे जो रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को देखो, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स या रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के सेक्शन में लिखते हो, जो सेकेंड लास्ट सेक्शन होता है, कि दिस स्टडी इंक्रीजेज द एक्यूरेसी अचीव्ड बाय, और कौन कौन से मॉडल यूज किए आपने उसके बारे में लिखा है। और एक टेबुलर फॉर्म में आप चाहो तो अपना रिजल्ट रिप्रेजेंट कर दो कि भाई इन मॉडल्स के लिए ये एक्यूरेसी आई, प्रिसीजन आई, रिकॉल आया, F1 आया। तो इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, जो भी ग्राफ आपने वहां पे जनरेट किया हो कोड से, वो सारे ग्राफ वगैरह यहाँ पे रखते हो, रिजल्ट वाले में रखना है। और उस ग्राफ को लेकिन सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको एक्सप्लेन भी करना है फिर, कि इस ग्राफ में ये बात निकल के सामने आ रही है, इसीलिए ये फीचर सबसे ऊपर है। जैसे ये ग्राफ है, मान लिया जाए, इस ग्राफ में जो सबसे ऊपर फीचर है वो सबसे ऊपर क्यों है, कौन सा फीचर है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी, उसको आप टेक्स्ट में भी फिर लिख रहे होते हैं, हालांकि ग्राफ में होता है। तो कई बार जो नए नए, कई बार आप पहली बार जब पेपर पढ़ रहे हो तो लगेगा कि एक ही डिटेल कई जगह पे लिखी हुई है, बट यही तरीका है कि आपको उसको कई जगह पे अलग अलग वे में इंटरप्रेट करना होता है, जो भी कुछ आपकी फाइंडिंग्स है। तो ये ग्राफ है जैसे, तो उस ग्राफ को यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि इस ग्राफ में क्या है, ठीक है। तो ये तरीका, ऐसा नहीं कि आप कोई भी टेबल भी है, आपने टेबल लिखी है तो फिर टेबल में क्या चीजें आपने मेन मेन हाईलाइट की हैं वो सब आपको यहाँ पे लिखना होता है। देखो, एज शोन इन टेबल 1, स्टैकिंग आउट परफॉर्म्ड विद एक्यूरेसी 97%, प्रिसीजन 96%। तो इस टेबल में क्या चीज फाइंड आउट किया आपने, वो फिर से यहाँ पे टेक्स्ट में भी लिख रहे होते हो, ठीक है। और वही आपके रिसर्च क्वेश्चन 1 का आंसर है, आप यहां पे भी ब्रैकेट में लिख देते हो। मतलब कि जो रिसर्च क्वेश्चन 1 था, आप अगर जाओ और फिर से देखो कि रिसर्च क्वेश्चन 1 क्या था, तो रिसर्च क्वेश्चन 1 था, विच एंसेंबल मॉडल परफॉर्म्ड बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1, यानी कौन सा मॉडल बेस्ट परफॉर्म किया है एक्यूरेसी के टर्म्स में, प्रिसीजन के टर्म्स में। तो आपने यही टेबल को एक्सप्लेन करते वक्त उसका आंसर दे दिया है कि स्टैकिंग आउट परफॉर्म्ड विद एक्यूरेसी 97%, मतलब स्टैकिंग का जो मॉडल है वो सबसे अच्छा यहाँ पे आ रहा है, एक्यूरेसी उसकी सबसे ज्यादा है। और ये आंसर ऑफ RQ1 है, मतलब जो वहां पे रिसर्च क्वेश्चन आपने लिखा था उसका आंसर यहाँ पे ही आपने लिखा है। तो इस तरह से आपको मेंशन भी करना होता है। इसी तरह से फिर RQ2 के लिए भी लिखा होगा, जहां पे भी आपने उसका आंसर लिखा हो वहां पे आपको लिखना होती है ये सारी चीजें, ठीक है। ये देखो, जैसे आंसर ऑफ RQ2, जो भी वो क्वेश्चन था, यानी इस पैराग्राफ में उसका आंसर आपको मिलता है। तो इस तरह से आप अपना पूरा रिजल्ट, जिसमें टेबल, ग्राफ, सारी चीजें, उसका एक्सप्लेनेशन रखते हो।
उसके बाद ये सारा कुछ रिप्रेजेंट करने के बाद आप आ जाते हो कंक्लूजन के सेक्शन में। कंक्लूजन का मतलब होता है कि भाई अब पूरी बात आपने एक्सप्लेन कर दी, ग्राफ चार्ट सब कुछ रख दिया, लेकिन एक कंक्लूड करो कि फाइनली क्या क्या चीजें आपने इस पूरे प्रोजेक्ट में रिजल्ट्स में फाइंड आउट की। तो एक कह लो कि कंक्लूडिंग बात के चलो ये सब प्रोजेक्ट करने से इनके रिजल्ट्स को देखते हुए ये बातें पता चलती हैं, एक दो पैराग्राफ में आप वो लिखते हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है कि ये जो आपने पूरा प्रोजेक्ट किया उसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब उसमें कुछ कमी क्या रह गई। जैसे इसमें कमी ये रह गई है कि जो डेटा सेट था वो बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनस नहीं था। हेट्रोजेनस नहीं होने का मतलब कि उसमें एक ही टाइप की वेबसाइट ज़्यादा थी, अलग अलग टाइप की वेबसाइट कम थी। तो अगर आपको लगता है कि ये कमी थी तो आप वो लिखिए। या डेटा सेट जो है वो स्मॉल था तो आप ये भी लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो कि डेटा सेट जो है उसमें एक ही टाइप के सैंपल्स बहुत ज़्यादा थे, तो ये भी लिख सकते हो। तो जो भी है आपको वो लिमिटेशन भी लिखनी है। आप देखो अपने ही प्रोजेक्ट की कमी लिख रहे होते हो यहाँ पे, लेकिन यही तरीका है कि कुछ ना कुछ आपके प्रोजेक्ट की लिमिटेशन रही होगी तो उसको एक दो लाइन में लिख दो। उसके बाद लास्ट जो पैराग्राफ होता है वो होता है कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट में, या आप क्या करोगे। तो फ्यूचर में और हेट्रोजेनस डेटा सेट ले सकते हैं और दूसरे एआई मॉडल्स, एक्सएआई टूल्स यूज किए जा सकते हैं। तो इस तरह के आप फ्यूचर वर्क के बारे में भी लिखते हो। तो पहला क्या हो गया, कंक्लूडिंग। कंक्लूडिंग मतलब आप उसको, आपने क्या कंक्लूड किया उससे, फाइनलाइज बातें जो आपने उससे रेफर की अपने प्रोजेक्ट से। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में लिखते हैं। फिर आप फ्यूचर में क्या काम किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट में, ये लिखते हो। यहां तक आपका कंटेंट खत्म हो जाता है रिसर्च पेपर का। तो हर एक रिसर्च पेपर में टॉपिक आपका कुछ भी हो, लेकिन सेक्शन यही रहते हैं इन जनरल। और उन सेक्शंस में जो बातें हमने बताई कि उन सेक्शन में क्या कंटेंट आपको रखना है, वो भी ध्यान रखना है कि वो सेक्शन में वो कंटेंट जरूर कवर हुआ हो। कि आपने जैसे कंक्लूजन में सिर्फ कंक्लूजन लिख दिया, लिमिटेशन भी लिखना है, फ्यूचर वर्क में क्या होगा वो भी लिखना है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद वही रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब जो यहाँ पे अपने 1 नंबर में जिस भी पेपर की डिटेल रखी है, यानी इस पेपर से जो भी बात ली है आपने, इस पेपर को पढ़ के जो भी एक दो लाइन आपने लिया है और अपने पेपर में रखा है, वहां पे ये पेपर का नंबर डाल देंगे। जो भी आपका 1 नंबर था तो 1 नंबर यहाँ पे कहीं लिखा होगा, ये देखिए 1 नंबर लिखा है। तो ये पूरी लाइन जो आपने ली है वो उस पेपर के हिसाब से पढ़ के ली है। जरूरी नहीं है कि पूरा आप कॉपी पेस्ट करें, आपने जो वहां से पढ़ा उसको अपने वर्ड्स में यहां पे लिख दो, ठीक है। थोड़ा चेंज कर दो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज वो प्लेगरिज्म में आ जाएगा। तो एक तो बात ये ध्यान रखनी है। अब फिर से हम लोग थोड़ा सा स्लाइड्स पे चलते हैं ताकि कोई बात छूट गई हो तो वो एक बार आ जाए सामने। तो टाइटल का मतलब समझ गए, फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च पेपर, आप उसमें टॉपिक लिखते हो, ऑथर के डिटेल लिख देते हो। एब्स्ट्रैक्ट में अपने पूरे पेपर का समराइज करते हो। तो जब आप पूरा पेपर लिख चुके हैं तब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखना शुरू करो 150 टू 250 वर्ड्स में, और उस पूरे पेपर की समरी होती है। मतलब आप कह लो कि आपके 5 सेक्शन होते हैं, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोलॉजी, रिजल्ट, कंक्लूजन। तो इन पांचों सेक्शन को, हर एक सेक्शन को एक एक सेंटेंस में आपको समराइज करना होता है। तो वही 5 से 7 सेंटेंस में आपका पूरा जो है, 5 से 7 सेंटेंस में पूरा एब्स्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए कि 150 250 वर्ड्स में कवर अप हो जाए। मतलब पूरे पेपर की समरी है क्योंकि वो, तो इसीलिए एक बेटर अप्रोच ये रहता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में लिखो, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है आपको इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने जैसा कि आपको एक पेपर अभी ओपन करके बताया भी था कि रिसर्च टॉपिक के बारे में लिखना है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लिखना है, रिसर्च प्रॉब्लम लिखना है, रिसर्च क्वेश्चंस लिखना है, ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, थीसिस का स्टेटमेंट लिखना है। थीसिस स्टेटमेंट मतलब ब्रीफली आपने क्या काम किया वो लिखना है। लिटरेचर रिव्यू में क्या चीजें आती हैं, जो दूसरे रिसर्च पेपर्स में आपने जो भी पढ़ा उसको समराइज करते हो, और गैप्स जो भी मिली आपको उन पेपर्स को पढ़ के उसके बारे में लिखते हो, ताकि आप कॉन्टेक्स्ट सेट कर पाओ अपने रिसर्च पेपर के लिए कि आप इसीलिए इन रिसर्च पेपर में को इस तरह से इन मॉडल्स को यूज कर रहे हो। मेथोलॉजी जो होती है कि कौन सा मेथड यूज किया, कौन सा डेटा सेट यूज किया, क्या टेक्निक्स यूज किए हैं, कौन से मॉडल्स यूज किए हैं, एनालिसिस मेथड यूज किए हैं, वो सब मेथोलॉजी में लिखते हैं। रिजल्ट्स में आप टेबल, ग्राफ और दूसरे जो भी चार्ट वगैरह होते हैं उसके फॉर्म में अपने रिजल्ट्स को, फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो।
डिस्कशन एक ऐसा सेक्शन है जो अलग से भी आप सेक्शन बना सकते हो या रिजल्ट्स के साथ ही ऐड कर सकते हो, कई सारे कॉन्फ्रेंस के फॉर्मेट के हिसाब से, जर्नल के फॉर्मेट के हिसाब से। अदरवाइज एक अलग से सेक्शन भी बना सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो रिजल्ट आपके आ रहे हैं उसी को डिस्कस कर रहे होते हो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे होते हो, और दूसरे जो रिसर्च पेपर्स हैं उसमें कैसे रिजल्ट आए हैं उससे कंपेयर भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आपने डायबिटीज प्रिडिक्शन पे किया, फेक न्यूज़ पे किया, ठीक है, इस तरह का किसी भी प्रॉब्लम पे किया है, तो दूसरे रिसर्च पेपर्स में क्या एक्यूरेसी आई है उसी डेटा सेट पे, उन्हीं मॉडल्स पे, उसको भी आप कंपेयर करा सकते हो एक टेबल बना के। तो इस तरह की चीज़ें डिस्कशन में आती हैं, मतलब जो भी रिजल्ट आया उसको आप डिस्कस कर रहे हो। कंक्लूजन मतलब समराइज कर देना मेन पॉइंट्स पेपर के, सिग्निफिकेंस बताना रिसर्च का, डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर रिसर्च बताना, लिमिटेशन बताना, ये सब कंक्लूजन में होता है। रेफरेंसेस में जैसा हमने आपको एक पेपर दिखा के बताया कि आप अपने पेपर दूसरे पेपर्स जो पढ़े हैं उनकी लिस्ट बनाते हो और उसको वहां पे रेफरेंसेस में रख देते हो 1 2 3 करके, ठीक है। अब डूज एंड डोंट्स पे फिर हम लोग थोड़ा सा बाद में